हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हमारे यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो 1 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है डोनाल्ड ट्रंप्स लास्ट पुश इन वेस्ट एशिया। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ मुख्य बिंदु। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया को छोड़कर विदेश नीति में अपना प्रयास करना छोड़ दिया है। पिछले सप्ताह ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या में उनके प्रशासन की भूमिका को दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, हाल ही में जैसा कि हम जानते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों के जब परिणाम आए, उसके बाद जो नए राष्ट्रपति चुने गए जो बिडेन, उन्होंने अभी तक अपना कार्यकाल संभाला नहीं है। जो बिडेन जनवरी महीने में अपने राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनकी विदेश नीति थी, उन्होंने अपनी विदेश नीति पर अब जो ध्यान था उनका, उसको पूरी तरीके से देना बंद कर दिया है, सिवाय एक साइड छोड़ करके। वो एक पक्ष जो है, वो जो पश्चिम एशिया की जो राजनीति है, उसमें जो उनकी विदेश नीति लगी हुई है, वो अभी भी उसी से जुड़े हुए हैं। पिछले हफ्ते ईरान में एक शीर्ष न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका नाम मोहसिन फखरीजदे था, उनकी जो हत्या हुई है, उसका आरोप यदि ईरान के मीडिया की हम लोग माने तो उनके हिसाब से वो जो हत्या करवाई गई है, वो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा करवाई गई है। ऐसा कहा गया है कि उनको जो मारा गया है, तो या तो किसी रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से मारा गया है, या तो किसी ऐसे हथियार से मारा गया है जिसको सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा रहा था। ट्रंप के दामाद द्वारा फारस की खाड़ी में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत एक अंतिम राजनयिक प्रयास विफल हो चुका है। ट्रंप प्रशासन अपनी कमजोर पड़ चुकी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए खाड़ी देशों द्वारा इजराइल को मान्यता देने संबंधी विवादों तथा ईरान विरोधी गठबंधन पर ध्यान केंद्रित करने को एक अवसर के रूप में देख रहा है। देखिए, यदि अगर हम लोग बात करें डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति है, इस समय उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ इस चीज पर है कि जो खाड़ी देश हैं, जो मिडिल ईस्ट के जो गल्फ कंट्रीज हैं, वह सभी इजराइल को मान्यता प्रदान करें। जो विवाद जो उससे लगे हुए हैं, उन सभी विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। साथ ही साथ अमेरिका इस चीज पर भी बहुत जोर दे रहा है कि ईरान को मुकाबला देने के लिए एक एंटी ईरान कोalition, एक ऐसे गठबंधन को बनाया जाए जो कि ईरान के खिलाफ हो। उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट की और वेस्ट एशिया की, तो देखिए यहाँ पे हमको ये समझना है, ये रहा आपका ईरान और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इजराइल। बाकी ये सब देश जैसे कि सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, इराक, कुवैत, यूएई, बहरीन, ये सभी देश जो हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भाई खाड़ी देश, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इस नाम से इनको जाना जाता है। अभी जो असली मुद्दा है जो अभी तक चलता आया है, वो आया है इजराइल और ये जो बाकी जो खाड़ी देश हैं, जो मिडिल ईस्ट देश हैं, इनके बीच में लगातार जो है वो चीजों को लेकर के विवाद रहा है। कारण उसके पीछे बहुत सिंपल सा था, जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उस पर ये सभी मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो पूरे तरीके से इजराइल के खिलाफ थे। लेकिन समय बदलते हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से हर देश अब इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंध जो है उनको बढ़ाना चाहता है।
तो धीरे धीरे ये जो देश है, खाड़ी देश, ये जो मिडिल ईस्टर्न देश हैं, ये सब जो इज़राइल के प्रति पहले इनकी जो नीति रही थी, उन नीतियों को छोड़ करके नए अवसरों को तलाश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से इज़राइल के साथ रिश्ते अपने अच्छे कर लिए जाएं। इस पे जो सबसे ज़्यादा जो समर्थन मिल रहा है इज़राइल को, वो मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगातार, खासतौर से ट्रंप प्रशासन की अगर हम लोग बात करें, तो लगातार ट्रंप प्रशासन ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जहां पर इज़राइल और खाड़ी देशों के बीच में संबंध जो है वो बेहतर हो सके। वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें, पश्चिम एशिया की सबसे गहरी भू राजनीतिक दूरियां अब इज़राइल और अरब के बीच नहीं, बल्कि शिया फारसियों और सुन्नी अरब निवासियों के बीच हो गई। देखिए, जो पहले जो सबसे बड़ा इशू होता था इस रीजन में, वो था इज़राइल और खाड़ी देशों के बीच की जो विवाद थे उनको लेकर के, लेकिन समय के साथ ये चीज़ बदल गई है। अब जो विवाद है वो हो गया है पूरा का पूरा शिया और सुन्नी मामले को लेकर के। यदि हम लोग ईरान की बात करें तो लगभग 90% आबादी जो है ईरान की, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे शिया मुस्लिम रहते हैं। और बाकी अगर हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे जो आपको प्रोमिनेंटली जो लोग देखने को मिलेंगे वो सुन्नी समुदाय से होंगे। तो अब ये जो पहले जो विवाद था वो इज़राइल और अरब के बीच था, लेकिन अब चीज़ों के बदलने के बाद यही विवाद शिया फारसियों और सुन्नी अरब निवासियों के बीच में हो गया है। खाड़ी देशों के प्रमुखों ने ट्रंप द्वारा ईरान परमाणु समझौते को समाप्त करने की सराहना की है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईरान एक न्यूक्लियर डील साइन किया था कई सारे के देशों के साथ मिलकर के। अब वो क्या थी न्यूक्लियर डील, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग ज़रा जानकारी देख लें। देखिए, 2015 में ईरान ने अपना जी यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको कंट्रोल करने की बात करी, और ऐसे में उन्होंने एक न्यूक्लियर डील जो है वो साइन करी, जिसमें देश थे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, फ्रांस और जर्मनी। इसी के तहत एक एक्शन प्लान बनाया गया जिसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत तेहरान ने यह चीज कही कि वह अपने यहां एनरिच्ड यूरेनियम, हैवी वाटर, ये जो कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, उनमें कटौती करेगा, जो उसके स्टोर्स हैं उनमें कटौती करेगा। साथ ही साथ यदि हम लोग ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात करें, इन्होंने ये कहा कि एक कमीशन भी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा द जॉइंट कमीशन। जॉइंट कमीशन का काम क्या होगा कि वो सभी देशों के साथ मिलकर के इन पूरी चीजों को केयरफुली मॉनिटर करेगा कि जो जो चीजें ईरान ने कही हैं, जिन चीजों का वादा किया है, क्या ईरान उन चीजों को पूरा कर रहा है या नहीं। अब ये बात आती है कि भाई, क्योंकि हमेशा से ईरान की जो दुश्मनी रही है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के साथ कहीं पे छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान क्यों मान गया ये डील करने के लिए? तो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ईरान ये डील साइन करने के लिए माना वो ये था, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, इन सभी ने बहुत सारे आर्थिक सैंक्शंस जो हैं वो आर्थिक प्रतिबंध वो ईरान के ऊपर लगा दिए, जिससे हर साल लगभग 10 बिलियन पाउंड से ऊपर का नुकसान जो है वो ईरान को झेलना पड़ रहा था। तो इससे बचने के लिए ईरान ने ये न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो इस डील से उसने अपने आप को बाहर क्यों कर दिया? तो ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप और इस डील के जो शुरुआत से विरोध में रहे हैं लोग, उनका कहना यह है कि इस डील में खामी है। यहां पर ईरान ने अपने यहां जो व्यापार है, जो बिलियंस ऑफ पाउंड्स का जो व्यापार है, उसको तो बचा लिया, लेकिन ईरान उन मुद्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंधित किया हुआ है। ईरान ने उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया है। साथ ही साथ ईरान इनडायरेक्टली कई बार इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन भी देता आया है। संगठन जैसे हमस, हिजबुल्ला, ये सारे के सारे हैं। साथ ही साथ ईरान ने अपने यहाँ पे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी कोई कमी नहीं की है। तो इन सब का कहना, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना यह है कि ईरान ने सबसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में झूठ बोला है।
तो ये तो बात हो गई भाई न्यूक्लियर एग्रीमेंट की। अब लेकिन यह नीति सऊदी अरब के प्रति धीमी पड़ सकती है और इसमें ईरान परमाणु समझौते को फिर से प्रारंभ करने की योजना शामिल है। जरूरी यहां पे देखिए ये है कि अभी तक इजराइल का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ी सिचुएशन थी इस पूरे के पूरे रीजन में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद इजराइल के मुद्दे को बहुत सही तरीके से हैंडल किया गया है। अब ये बात की जा रही है कि भाई जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन आएंगे वो भी इसी दिशा में ही ध्यान देंगे। सबसे जरूरी ये चीज है कि भाई जो बिडेन की जो नीति है वो सऊदी अरब के रेफरेंस में हमको देखने वाली होगी कि सऊदी अरब के साथ किस तरीके से जो बिडेन प्रशासन अपनी विदेश नीतियों को बढ़ाता है। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने आप को बाहर किया, जो बिडेन प्रशासन वापस से उस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये हमको समझने वाली है कि ये जो हम लोग बातें कह रहे हैं ये सब इतनी आसान होगी नहीं। ईरान ने वाकई में कई ऐसे फ्रंट्स रहे हैं जहां पे ईरान ने लगातार झूठ बोला है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ईरान ने कहा था कि भाई वो कटौती करेगा, जो उसके पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो उसमें कटौती करेगा, लेकिन समझौते में जितना मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल होना चाहिए उसका 12 गुना इस समय ईरान के पास उपलब्ध है। और साथ ही साथ हम एक चीज ये जानते हैं कि अमेरिका जो है वो इस संबंध में कम राजनयिक विश्वसनीयता रखता है ईरान के प्रति। तो ये थोड़ा देखने योग्य सिचुएशन होगी। आगे की राह, अब क्योंकि हम जाते हैं कि भाई आने वाला जो समय है वो बहुत जोखिम भरा होगा। अरब क्षेत्र में इजराइल के प्रति कोई नरम रवैया नहीं अपनाया गया है। देखिए हम सब जानते हैं ये सारा का सारा ये जो संबंध जो बन रहे हैं इजराइल और मिडिल ईस्ट देशों के बीच में, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो उनके आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं हुए हैं गल्फ कंट्रीज के। उनको ये चीज समझ में आई है कि ईरान के साथ अगर हमको, क्योंकि ईरान आने वाले उस एरिया में अपना दबदबा धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईरान के खिलाफ हमको उस रीजन में एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पावर चाहिए जो इजराइल के फॉर्म में मिल सकती है। क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी उम्दा है, काफी डेवलप्ड है। साथ ही साथ ये सभी देश जिन्होंने अभी तक इजराइल के साथ अपने व्यापारिक संबंध जो थे वो रोक करके रखे थे या पूरे तरीके से खोले नहीं थे, अब उनको ये बात समझ में आ गई कि इजराइल के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने में ही उनका फायदा है। ईरान का अनौपचारिक साम्राज्य अभी भी बरकरार है लेकिन प्रभावित हुआ। देखिए चीजें जो हैं अगर हम लोग होल एज अ होल देखें तो हमें कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता कि ईरान के अंदर कोई हाल फिलहाल में कोई बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन अब कुछ ऐसे सेक्शंस हैं ईरान में जो लगातार ईरान के प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ईरान की जो नीतियां रही हैं पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ लगातार आवाजें उठ रही हैं। बाहरी क्षेत्र को इस माइनफील्ड को ध्यान से देखना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। तो जरूरी है कि किसी भी तरीके का जब अंतरराष्ट्रीय इंटरफेरेंस होगी ना तो वो बहुत हिसाब से होनी चाहिए, वो बहुत सोच समझ करके होनी चाहिए। और खास तौर से भारत को यहां पे किसी इस जो क्षेत्रीय इशू है इसमें अपना द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान रखना चाहिए दोनों के साथ, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हों चाहे वो इजराइल के साथ हों। भारत को जो है वो अपने संबंध दोनों देशों से, क्योंकि भारत इस समय दोनों देशों के साथ अपने बेनिफिट्स जो हैं दोनों साइड्स के साथ, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, दोनों के साथ अपने संबंध जो है वो बहुत बेहतरी पर देख सकता है। यदि हम लोग इजराइल के संदर्भ में बात करें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई इजराइल और भारत के बीच में जो बायलेटरल जो ट्रेड था वो लगभग 2016-17 में 5.02 बिलियन यूएस डॉलर्स था। इसमें भारत का जो हिस्सा था, जो भारत ने एक्सपोर्ट किया था वो किया था लगभग 3.06 बिलियन डॉलर, और जो इंपोर्ट आया था इजराइल से भारत के पास वो आया था लगभग 1.96 बिलियन डॉलर्स। इस बायलेटरल ट्रेड में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी थी वो थी हीरा डायमंड ट्रेड की, लगभग 53% के आसपास। भारत इजराइल का तीसरा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया रीजन में।
चाइना और हांगकांग के बाद। साथ ही साथ पिछले कुछ वर्षों में ये जो बायलैटरल ट्रेड है, ये कई सेक्टर्स में फैला है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इत्यादि। यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो भाई इजराइल से भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो मूलतः फील्ड्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम सेक्टर, वाटर टेक्नोलॉजी और कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स जो हैं इजराइल ने भारत में लगाए हैं। वहीं अगर भारत के इन्वेस्टमेंट की बात करें इजराइल में, तो भाई भारत का जो मूलतः इन्वेस्टमेंट है वो ड्रिप इरिगेशन, फार्मास्यूटिकल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि में। दोनों देश जो हैं आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे के यहां एग्रीकल्चर की बेहतर और उम्दा तकनीक के डेवलपमेंट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ भारत और इजराइल के बीच में मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा है। 2016 में लगभग जो भारत का जो आर्म्स ट्रेड है इजराइल के साथ, वो लगभग $600 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। और इस आंकड़े के बाद इजराइल जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर बन चुका है रशिया के बाद। दोनों देशों ने साथ में एक कॉमन गोल के तहत आतंकवाद से लड़ने की बात कही है, जिसकी वजह से दोनों देश एक दूसरे की जो सुरक्षा है उसमें कितनी बेहतरी हो सकती है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे भारत इजराइल के साथ बेनिफिट्स उठा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें मिडिल ईस्ट देशों के साथ, तो यहां पे भी हमको देखिए बहुत फायदा हो रहा है। अब अगर हम लोग बात करते हैं भारत और ईरान के बीच में, तो भारत और ईरान के बीच में रिलेशंस जो है वो काफी बेहतर हो रहे हैं। खास तौर से डेवलपमेंट हो रहा है एक कॉरिडोर का जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। साथ ही साथ जो चाबहार पोर्ट है उसका विकास हो रहा है। इराक की यदि हम लोग इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात करें भारत के साथ, तो भाई आप ये समझिए भारत जो है वो इराक के टॉप 3 जो इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, भारत उनमें एक देश है। साथ ही साथ प्रेजेंटली भारत का जो सबसे बड़ा तेल सप्लायर है उस सूची में इराक दूसरे नंबर पर आता है। यहां पे अगर हम लोग देखें सऊदी अरेबिया के साथ अगर हम लोग बात करें तो भारत के और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत बहुत ही ज्यादा बेहतर हुए हैं। जो भारत से हर वर्ष जो हज करने जो मुस्लिम जाते हैं, लगभग 2 लाख लोग प्रति वर्ष तक पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है कि सऊदी अरब का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में अगले 2 वर्षों में लगभग $100 बिलियन के आंकड़े को पार करेगा। जब भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट की बात आती है तो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो भारत और यूएई के बीच में जो द्विपक्षीय जो व्यापार था वो लगभग 20% तक बढ़ा है और प्रेजेंटली उसकी जो मूल्य है वो लगभग $60 बिलियन के आसपास है। साथ ही साथ भारत कई तरीके की आर्म्ड एक्सरसाइजेस भी करता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ। उनमें से एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा अल नगहा तृतीय, अल नगहा 3। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है भारत और ओमान के बीच में। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि भारत जो है, भारत को बहुत ही संतुलित कदम उठाने होंगे और भारत किसी भी देश को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो दोनों देशों से बहुत बेहतरी में है इस समय। इस संबंध में पाकिस्तान पहले से ही प्रयास कर रहा है और एक चीज और देखने वाली बात है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत स्ट्रगलिंग सिचुएशन है इस समय। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान अपनी आइडियोलॉजी जो हमेशा से रही है उसकी उस पर कार्य करे या अपने यहां इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स की बात करें। हाल ही में हम सबको पता होगा कि भाई पाकिस्तान ने इस चीज का बहुत विरोध किया था कि जो यूएई है वो अपने संबंध इजराइल के साथ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस चीज का बहुत खुल करके पाकिस्तान ने कई जगह पर विरोध किया। उसी के बाद यूएई ने हाल ही में हमने देखा कि भाई यूएई ने 13 देशों जिसमें मुख्यतः जो है वो सब मुस्लिम देश ही हैं, जैसे कि
पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इन देशों के नागरिकों को वीजा इशू करना जो है वो बंद कर दिया है। अब यहां पे हमको ये देखना है कि जैसा कि पाक पश्चिम एशियाई राजनीति में कभी-कभी मतभेद देखा जाता है, इसलिए पाकिस्तान को वैचारिक मान्यताओं एवं आर्थिक स्थिरता के बीच किसी एक का चयन करना पड़ सकता है। देखिए, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी रही है वो हमेशा से इस्लामिक कंट्री और इसी तरीके के ही फ्रंट्स को डेवलप करने की बात करी है। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि चीजें बदल रही हैं। सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान के जो संबंध है वो हाल ही में बहुत खराब हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के सामने ये चॉइस है कि भाई पाकिस्तान या तो अपनी जो वैचारिक मान्यताएं हैं उनको फॉलो करे, उनका पालन करे, या अपने यहां पे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट्स की बात करे। अब दोनों में से चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन जो है वो भारत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि भारत अपना जो व्यापार है, अपना जो ट्रेड है, वो बहुत अच्छे तरीके से लगातार इन देशों के साथ बढ़ाता जा रहा है। तो भारत को इस चीज पे आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे कार्य करने की और जरूरत है, किस तरीके से वो अपने यहां जो रिलेशंस हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट देशों के साथ हो, चाहे वो इजराइल के साथ हो, उनको और बेहतर कैसे बना सके। तो व्यूवर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।